नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जोश, साहस और हाँ विवाद, तीनों की तस्वीरें एक साथ जहन में आ जाती हैं। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी धारा थे जो मतलब मुख्य धारा से हमेशा अलग बही, अक्सर उसके विपरीत। आज हम इसी शख्सियत के सफर की गहराई में उतरेंगे और इसके लिए हमारे पास नेताजी के जीवन पर बनी एक बहुत ही विस्तृत फिल्म की पटकथा है, उनके कुछ ऐतिहासिक भाषणों के अंश हैं और साथ ही है गोपाल प्रसाद व्यास जी की वो आग उगलती कविता खूनी हस्ताक्षर। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है। हम इन स्रोतों के जरिए उस सवाल का जवाब खोजेंगे जो आज भी मौजूद है कि सुभाष चंद्र बोस का रास्ता, जो सैन्य रूप से तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, उसने आखिर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाया कैसे। हम उनकी सोच, उनके उस अविश्वसनीय पलायन और आजाद हिंद फौज के गठन के पीछे की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इस कहानी को शुरू करते हैं उस मोड़ से जहां रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। साल था 1939। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये सिर्फ एक राजनीतिक हार जीत नहीं थी, यहीं से दो विचारधाराओं की टक्कर साफ हो गई थी। ये जो गांधी जी और बोस के बीच का मतभेद था, क्या इसे सिर्फ तरीकों का झगड़ा कहना सही होगा या ये कुछ और था? ये बहुत अहम सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ तरीकों का झगड़ा बिल्कुल नहीं था। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। एक तरफ गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। दुश्मन अगर मुसीबत में है, जैसे अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में थे, तो उसे और तकलीफ देना नैतिक रूप से गलत है। दूसरी तरफ बोस एक यथार्थवादी थे। उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। दुश्मन की कमजोरी ही हमारा सबसे बड़ा मौका है। बिल्कुल, ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली रणनीति थी। वो अंग्रेजों के चरित्र को समझ चुके थे। और इसी सोच ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो जाती है। अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा। उन्हें लगा कि अब बोस का खेल खत्म। हाँ, और यही बोस ने एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने ऐलान किया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। दाढ़ी बढ़ा ली, मौन व्रत धारण कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि बोस टूट चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोस को कम आंकने की गलती की और इसी का बोस ने फायदा उठाया। फिर 16 जनवरी 1941 की वो रात आई। उन्होंने एक बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेस बदला, पठान सूट, टोपी और चश्मा, और अपने भतीजे शिशिर के साथ वो अंधेरे में गुम हो गए। मुझे तो उस सीन की कल्पना करके ही रोमांच हो जाता है। रास्ते में एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी भी थी। हाँ, रोकी थी, और शिशिर ने भी गजब का आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि वो सुभाष बाबू के भतीजे हैं और इन्हें जरा धनबाद तक छोड़ने जा रहे हैं। उस दरोगा को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतिहास के सबसे बड़े ग्रेट एस्केप का हिस्सा बन रहा है। भारत की सरहद पार करके वो अफगानिस्तान पहुंचे। ये सफर और भी खतरनाक था। बर्फीले पहाड़ों से गुजरते हुए पैदल। यहां उन्होंने पहचान छिपाने के लिए एक गूंगे भरे पठान का भेष बनाया। काबुल पहुंचकर उनका पहला दाव था सोवियत रूस। उन्हें लगा कि एक साम्राज्य विरोधी देश उनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें वहां एक ठंडी दीवार के सिवा कुछ नहीं मिला। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। सोवियत अधिकारियों ने तो उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया। सोचिए उस हताशा का आलम। तब हताशा में उन्होंने जर्मन दूतावास का दरवाजा खटखटाया, जो एक तरह से उनका प्लान बी था। वहां उन्हें सुना तो गया, लेकिन जर्मन भी फूक फूक कर कदम रख रहे थे। और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मदद जर्मनी से नहीं बल्कि इटली के दूतावास से मिलती है। उन्होंने ही बोस का यूरोप तक पहुंचने के लिए एक नकली पासपोर्ट मुहैया कराया। ऑरलैंडो मज़ोट्टा। हाँ, ऑरलैंडो मज़ोट्टा के नाम से। इससे पता चलता है कि उस जमाने की जियोपॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स थी। बोस का मकसद साफ था, अंग्रेजों के दुश्मन से हाथ मिलाना। और इसी पासपोर्ट के सहारे वो बर्लिन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों से मिलना शुरू किया। हाँ, जो उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए थे, और उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज या इंडियन लीजन की नींव पड़ी। लेकिन जर्मनी में उनका अनुभव मिला जुला रहा। बिल्कुल, एक तरफ उन्हें एक मंच तो मिला, लेकिन दूसरी तरफ उनका हिटलर की विचारधारा से मोहभंग भी हो रहा था।
हमारे स्रोत बताते हैं कि जब बोस हिटलर से मिले तो उन्होंने सिर्फ मदद नहीं मांगी, बल्कि एक तरह से हिटलर को आईना भी दिखाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने हिटलर की किताब माइन काम्फ में भारतीयों के बारे में जो नस्लवादी टिप्पणियां थीं उन पर सीधे सवाल उठाए और उन्हें हटाने को कहा। ये बोस का आत्मविश्वास था। बिल्कुल, वो मदद लेने गए थे, अपनी गरिमा बेचने नहीं। और फिर जब हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया तो जमीन के रास्ते भारत पहुंचने की उनकी योजना ही खत्म हो गई। तब उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक जर्मन यू बोट यानी पनडुब्बी में 90 दिनों की यात्रा। 90 दिन? हाँ, 90 दिन एक पनडुब्बी के अंदर, अटलांटिक के खतरों के बीच, और फिर सफर के अंत में मेडागास्कर के पास समुद्र के बीचों बीच रबर की नाव पर बैठकर एक जर्मन पनडुब्बी से दूसरी जापानी पनडुब्बी में जाना। ये तो अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद वो सिंगापुर पहुंचे, जहां रासबिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पहले से ही इंडियन नेशनल आर्मी मतलब INA की नींव रख दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने उसकी कमान संभाली और उसमें एक नई जान फूंक दी। और यहीं पे उन्होंने वो नारा दिया, चलो दिल्ली। हाँ, चलो दिल्ली। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक लक्ष्य था, एक मिशन था। उन्होंने हजारों सैनिकों के मन में ये विश्वास भर दिया कि उनकी मंजिल दिल्ली का लाल किला है। बर्मा पहुंचकर उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीयों में एक तूफान खड़ा कर दिया। और यहाँ गोपाल प्रसाद व्यास जी की कविता खूनी हस्ताक्षर उस माहौल को जिंदा कर देती है। कविता की पंक्तियां हैं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं, वो पानी है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक भावनात्मक अपील थी, एक सौदा था। बोस ने साफ कहा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। उन्होंने कोई झूठे वादे नहीं किए। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ, भूख और मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन बदले में आजादी दूंगा। और फिर उन्होंने वो मांग की जो इतिहास में अमर हो गई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने युवाओं से कागज पर अपने खून से हस्ताक्षर करने को कहा। और जो इसके बाद हुआ वो अविश्वसनीय था। नौजवान चाकू छुरी से अपना खून निकालकर उस परवाने पर हस्ताक्षर करने के लिए उमड़ पड़े। जैसा कविता में कहा गया है, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुपी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। थोड़ा रुक कर, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये उस वक्त की सच्चाई थी, अपने खून से आजादी का सौदा। और ये जोश सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की धरती पर कदम रखा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां वो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे मुश्किल मोर्चों में से एक थीं। यहां लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं, प्रकृति से भी थी। मूसलाधार बारिश, बीमारियां और रसद की भयानक कमी। लेकिन लड़ने का जज्बा था। और उन्होंने मोइरांग में भारतीय जमीन पर तिरंगा फहराया भी, जो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन आखिरकार किस्मत ने साथ नहीं दिया, उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु की खबर आई और अंग्रेजों ने सोचा कि अब कहानी पूरी तरह खत्म हो गई है। हाँ, उन्होंने पकड़े गए INA के 3 बड़े अफसरों पर, एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। सबसे बड़ा, अंग्रेजों का मकसद था इस मुकदमे से भारतीय सेना को एक सख्त संदेश देना, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जिन सैनिकों को वो देशद्रोही साबित करना चाहते थे, वे पूरे देश के लिए नायक बन गए। उनकी वो धर्मनिरपेक्ष एकता, उसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। हमारे स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाते हैं। बात है 1956 की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिन्होंने भारत की आज़ादी पर दस्तखत किए थे, वो भारत आए हुए थे। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, आपने भारत क्यों छोड़ा? 1942 का आंदोलन तो कब का दब चुका था। और एटली का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण था नेताजी की सेना, INA द्वारा निभाई गई भूमिका।
और गांधी जी के आंदोलनों का प्रभाव? उनका जवाब था बहुत कम, मिनिमल। एटली ने साफ किया कि आईएनए और लाल किले के मुकदमों की वजह से ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी टूट चुकी थी, जो भारत में ब्रिटिश राज का आधार थी, मुख्य आधार थी। रॉयल इंडियन नेवी में हुई बगावत इसका सीधा नतीजा था। अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब वो भारतीय सैनिकों के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? सुभाष चंद्र बोस की सैन्य रणनीति भले ही इम्फाल के जंगलों में हार गई हो, लेकिन उनके इस कदम ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी की नहीं है। वो एक ऐसे चतुर रणनीतिकार थे जिसने ये समझ लिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की असली ताकत उनकी सेना है, और अगर उस सेना की वफादारी ही टूट जाए तो साम्राज्य एक पल में ढह जाएगा। बोस ने जो आग भारत के बाहर जलाई थी, उसकी गर्मी ने दिल्ली में बैठे अंग्रेजों को पिघला दिया। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या भारत की आज़ादी केवल एक ही रास्ते यानी अहिंसक आंदोलन से मिली, या ये अहिंसक आंदोलन के नैतिक दबाव और सशस्त्र क्रांति के रणनीतिक दबाव दोनों का मिला-जुला नतीजा थी? और अगर ऐसा है तो हमारे इतिहास की किताबों में इस दोहरी कहानी को कितनी और कैसी जगह मिली है?